On the morning of February the 24th, these fears proved to be well-founded. Russia's president, Vladimir Putin, effectively declared war on Ukraine and authorized the Russian military to invade the country. Explosions were quickly reported afterwards across the country, and immediately prior to this declaration, the Russian army had amassed around 200,000 soldiers, along with their tanks, artillery, equipment, and field hospitals across their border. दिन प्रतिदिन लगातार दोनों तरफ रशियन और यूक्रेनियन सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, सिविलियंस की जानें जा रही हैं, शहरों पर बम गिराए जा रहे हैं और हजारों की संख्या में यूक्रेनियंस रेफ्यूजीज बन रहे हैं। अब आप कहेंगे यूएनओ ने क्यों कुछ नहीं किया? तो यूएनओ को अमेरिका ने खुद एक ऐसा कठपुतली बनाया है कि अमेरिका यूएनओ का यूज करके किसी भी देश पर हमला कर सकता है। आज उसी का फायदा रूस उठा लिया। In the early morning of the 24th of February, Putin announced the start of the special military operation to denazify and demilitarize Ukraine. A military conflict in Ukraine, which started in 2014, turned into a full-scale war with Russia's invasion. रशिया यूक्रेन वॉर का शुरुआत होता है अक्टूबर 2021 से, जब रशिया ने अपने आर्मी को यूक्रेन के बॉर्डर पे तैनात कर देता है। इस वार के पीछे सबसे बड़ा रीज़न था कि रशिया नाटो से 3 डिमांड कर रहा था, जिसमें पहला था कि नाटो यूक्रेन को कभी अपने साथ शामिल नहीं करेगा। दूसरा, नाटो को अपना एक्सपेंशन रोककर हर वो कंट्री जो 1997 के बाद नाटो ज्वाइन किया है, उस कंट्री से नाटो को अपने आर्मी हटाना होगा। और तीसरा डिमांड था कि नाटो को यूक्रेन, ईस्टर्न यूरोप, काउकासेस और सेंट्रल एशिया में कोई भी एक्टिविटी करने से पहले रशिया से इजाज़त लेना पड़ेगा। लेकिन नाटो और अमेरिका ने रशिया के इस तीनों डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद नाटो और रशिया के बीच टेंशन बढ़ते गया और 17 फरवरी को रशिया ने डोनेस्क और लुहांस्क को आपस में एक दूसरे पे अटैक करवाया और इन दोनों पे अटैक का इल्ज़ाम यूक्रेन पे लगा दिया। और फिर 21 फरवरी 2022 को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये अनाउंस कर दिया कि हम डोनेस्क और लुहांस्क को यूक्रेन के हमले से बचाने के लिए यूक्रेन के खिलाफ वॉर शुरू करेंगे। और फिर 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन को डीनाज़िफाई और डीमिलिटराइज करने के लिए एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करते हैं और यूक्रेन पे अपने एयर फोर्स और 2 लाख लैंड फोर्स के साथ अटैक शुरू करते हैं। और इस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच एक टेंशन जो 2014 से चलते आ रहा था, वो अब फुल स्केल वॉर में बदल चुका था। यहाँ सबसे पहले रशियन एयरफोर्स यूक्रेन के बहुत सारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और आर्म डेपोट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूक्रेन के अलग अलग जगहों पे लगभग 100 मिसाइल बरसा देते हैं। लेकिन उनका ये कोशिश पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि यूक्रेन के मिलिट्री बेसिस पे ज़्यादा कोई हैवी डैमेज नहीं होता है। इसके बाद रशिया अपने लैंड फोर्स के साथ यूक्रेन पे 4 डायरेक्शन से अटैक शुरू करता है, जिसमें पहला अटैक था बेलारूस के तरफ से, जिसका टारगेट था यूक्रेन का राजधानी कीव सिटी। दूसरा अटैक था बेलगोरोड के तरफ से, जिसका टारगेट था खरकीव सिटी। तीसरा अटैक था डोनबास की तरफ से और चौथा अटैक था साउथ में क्रीमिया की तरफ से, जिसका टारगेट था खेरसन और ओडेसा सिटी। यहाँ रशिया का प्लान था 1 हफ्ते में ही यूक्रेन के मेजर अर्बन सिटीज़ जैसे कि कीव, खरकीव और ओडेसा पे अटैक करके उसे अपने कब्जे में ले लेना, ताकि यूक्रेन का हौसला टूट जाए और वो रशिया के सामने सरेंडर कर दे। और इस तरह से रशियन आर्मी चारों डायरेक्शन से यूक्रेन पे अटैक करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन रशिया ने ये कभी सोचा भी नहीं था कि ये वॉर इतना लंबा खींचा जाएगा, क्योंकि यहाँ यूक्रेन का डिफेंस स्ट्रेटजी बहुत ही गजब का था। यहाँ यूक्रेन ने सबसे पहले उन सब शहर को खाली करवाया जिसे रशिया ने अपना टारगेट बनाया था, और फिर रशियन आर्मी के सप्लाई को कट करने के लिए डायरेक्ट उनके सप्लाई लाइन पे अटैक किया, ताकि कोई भी रिसोर्स जैसे कि फूड, वेपन्स, एम्यूनिशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ रशियन आर्मी तक ना पहुंच पाए। और इस तरह से लैंड पे वॉर शुरू होता है और 25 फरवरी तक रशियन आर्मी कीव के नज़दीक ओबला तक पहुंच जाते हैं, जो कि यूक्रेन के पार्लियामेंट बिल्डिंग से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर था। यहाँ कीव शहर को बचाने के लिए यूक्रेनियन आर्मी रशियन आर्मी का सामना कर रहे थे।
इस वक्त अमेरिका ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को ये ऑफ़र दिया कि अभी भी आपके पास मौका है, आप जल्द से जल्द कीव को छोड़कर हमारे देश में आ जाइए। लेकिन जेलेंस्की ने मना कर दिया और इमीडिएटली ये रिप्लाई दिया कि जब फाइट यहाँ पे हो रहा है तो मैं कहीं और क्यों जाऊँ, इसलिए इस वक्त मुझे यूक्रेन को छोड़कर भागने का ज़रूरत नहीं है, बल्कि रशिया से लड़ने के लिए एम्यूनिशन का ज़रूरत है। और जेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए स्पीच देते हुए कहा कि आप सब यूक्रेन के लिए एक हार्ड बैटल लड़ने की तैयारी कर लो। और इस तरह से जेलेंस्की के भागने का प्रपोजल को रिजेक्ट करना और यूक्रेन के लिए रशिया के खिलाफ लड़ने की तैयारी करना उसे एक ही दिन में यूक्रेन का हीरो बना दिया और यूक्रेन के लोगों में अपने देश के लिए लड़ने का हौसला बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ यूक्रेन के लिए हालात ख़राब ही होते जा रहा था। अमेरिकन इंटेलिजेंस का ऐसा कहना था कि अगले 96 घंटे के अंदर यूक्रेन का राजधानी कीव शहर बर्बाद हो जाएगा। 25 फरवरी 2022 ये वो दिन था जब एक रशियन शिप यूक्रेन के जिम्नी आइलैंड पे पहुंचता है और आइलैंड के लोगों को सरेंडर करने के लिए बोलता है, लेकिन वहाँ के लोगों ने सरेंडर नहीं किया और बस एक ही रिप्लाई दिया कि यू जस्ट गो एंड फक ऑफ रशियन मिलिट्री शिप। अब 27 फरवरी 2022 तक इस बात की पुष्टि हो चुका था कि रशियन आर्मी ने यूक्रेन के जो मेजर अर्बन सिटीज़ को बर्बाद करने का स्ट्रेटजी बनाया था वो फेल हो चुका है, क्योंकि यूक्रेनियन आर्मी ने अपने सिटीज़ को बचा लिया था और रशियन आर्मी के सप्लाई लाइन को भी बहुत डैमेज किया था, जिसमें रशिया के मेन पावर और मिलिट्री वाहनों का बहुत नुकसान हुआ था। और जब इस न्यूज़ का खबर वेस्टर्न कंट्रीज़ को मिला तब वो इस बात से हैरान हो गए कि आखिर कैसे यूक्रेन ने खुद को रशिया के हमले से बचा लिया, क्योंकि शुरुआत में किसी ने ये उम्मीद भी नहीं किया था कि यूक्रेन जैसा छोटा देश रशिया के सामने एक हफ्ते भी टिक पाएगा। लेकिन यूक्रेन का ये बहादुरी देखकर अब वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी रशिया का डर ख़त्म हो गया था और इस तरह से हिस्ट्री में पहली बार यूरोपियन यूनियन ने एक फॉरेन कंट्री यूक्रेन को डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट देने का अनाउंस किया, जिसमें सबसे पहले जर्मनी ने यूक्रेन को रशिया से लड़ने के लिए वेपन्स देना शुरू किया। और इस तरह से 7 अप्रैल 2022 तक यूक्रेन के लगभग 1600 सिविलियन मारे जा चुके थे और यूक्रेन के कुछ शहर जैसे कि मेरियुपोल, खरकीव और सूमी बर्बाद हो चुके थे। लाखों लोग यूक्रेन को छोड़कर भाग चुके थे। अब दोनों देशों का काफ़ी नुकसान हो चुका था, लेकिन यूक्रेन ने रशिया को इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया था कि इतना किसी ने उम्मीद भी नहीं किया था। और इस तरह से रूसो यूक्रेन वॉर के फर्स्ट फेज में ही यूक्रेन ने रशिया को मुकाबले का टक्कर दिया था। इसके बाद 13 अप्रैल को यूक्रेन ने रशिया के एक शिप मॉस्कोवा क्रूज़र को ब्लैक सी में मिसाइल से उड़ा देता है, लेकिन रशिया ने इस बात को झूठ बता दिया। फिर अगले दिन 14 अप्रैल को यूक्रेन रशिया पे अपना सेकेंड हेलीकॉप्टर अटैक शुरू करता है। 16 अप्रैल तक रशिया ने यूक्रेन के मेरियुपोल पोर्ट को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था। इसके बाद 22 अप्रैल को रशियन सेंट्रल मिलिट्री के डेप्यूटी ने ये अनाउंस किया कि यूक्रेन पे सेकेंड अटैक में हम यूक्रेन के साउदर्न एरिया और डोनबास को अपने कंट्रोल में लेंगे। जिसके बाद अब रशिया ने साउथ के तरफ से अटैक शुरू करता है और इसी दौरान नाटो मेंबर कंट्रीज़ के डिफेंस मिनिस्टर के बीच जर्मनी में एक मीटिंग रखा गया, जिसका रिजल्ट ये आया कि अब बहुत सारे नाटो कंट्रीज़ ने यूक्रेन को और भी ज़्यादा मिलिट्री सपोर्ट देने का फैसला किया। जिसके बाद 28 अप्रैल को यूएस ने यूक्रेन को मिलिट्री सपोर्ट देने के लिए टोटल $3,300 करोड़ खर्च कर दिए और ये अमाउंट रशिया का 2022 के मिलिट्री बजट के बराबर था। और इस तरह से अप्रैल को ख़त्म होते तक चेचिया और पोलैंड ने यूक्रेन में T-72 टैंक्स भेजा, स्लोवाकिया ने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भेजा, अमेरिका ने यूक्रेन में C-4 एंड M114 हाविट्ज़र्स, जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स, Mi-17 हेलीकॉप्टर्स, आर्मर्ड हमवीस, M113 पर्सनल कैरियर्स, स्विच ब्लेड ड्रोन्स, फीनिक्स ड्रोन्स
और M18A1 क्लेमोर एंटी पर्सनल माइंस जैसे वेपन्स को यूक्रेन में डिलीवर करवा दिया। फ्रांस ने मिलान एंटी टैंक मिसाइल और सीजर हॉविट्जर भेजा। ब्रिटेन ने स्टार स्ट्रैक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एंटी टैंक मिसाइल भेजा और जर्मनी ने जेपर्ड एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन में भेजा। जिसके बाद अब मई में यूक्रेन ने रशिया पे काउंटर अटैक शुरू किया। अब इधर रशिया में प्रीसीजन गाइडेड मिसाइल, मिलिट्री वेपन्स और मिलिट्री मैन पावर का कमी हो चुका था और इस तरह से अब यूक्रेन में वेस्टर्न कंट्रीज के मॉडर्न और इफेक्टिव वेपन्स के आने से बैटल ऑफ डोनबास में यूक्रेन ने लहर चेंज करके रख दिया था। जिसके बाद अब इस वार में यूक्रेन का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था, क्योंकि अब तक तो यूक्रेनियन आर्मी रशियन अटैक को डिफेंस कर रहे थे, लेकिन अब वो रशियन आर्मी के खिलाफ काउंटर ऑफेंसिव अटैक शुरू कर दिए थे और रशियन आर्मी को मारकर उन्हें पीछे खिसकाना शुरू किए, जिसमें यूक्रेन ने रशियन सिटीज़ में मौजूद मिलिट्री बेस को उड़ाना शुरू किया, जिसके वजह से अब रशियन आर्मी के लिए बॉर्डर पे मिलिट्री वेपन्स और मिलिट्री मैन पावर का सप्लाई कम होने लगा। और अब 25 अप्रैल तक रशिया के टोटल 1500 आर्मी मारे जा चुके थे। 600 टैंक्स, 1200 मिलिट्री व्हीकल्स, 71 कमांड पोस्ट एंड कम्युनिकेशन स्टेशंस, 12 हैवी मोटर्स, 112 आर्टिलरी, 64 रॉकेट लॉन्चर्स, 20 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, 55 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, 26 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 39 हेलीकॉप्टर्स बर्बाद हो चुके थे। और दूसरे तरफ यूक्रेन का 3000 आर्मी मारे जा चुके थे। 145 टैंक्स, 338 मिलिट्री व्हीकल्स, 53 आर्टिलरी पीसेस, 16 रॉकेट लॉन्चर्स, 5 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, 42 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, 20 एयरक्राफ्ट, 5 हेलीकॉप्टर्स और 7 TB2 ड्रोन्स बर्बाद हुए थे। लेकिन इतना नुकसान होने के बाद भी रशिया अब तक पीछे हटने को तैयार नहीं था, बल्कि यूक्रेन पे नेक्स्ट अटैक का तैयारी कर रहा था, जिसके वजह से रशिया से यूरोप में एक्सपोर्ट होने वाली गैस और ऑयल सप्लाई को वेस्टर्न कंट्रीज़ ने कम करवा दिया, क्योंकि इन्हीं सब एक्सपोर्ट से रशिया को मिलिट्री फंड के लिए पैसे आ रहा था। जिसके बाद अब रशिया सिर्फ अपना 26% ऑयल और 40% गैस यूरोप में सप्लाई कर पा रहा था। और इसी वजह से अब रशिया यूरोपियन कंट्रीज़ में इन ऑयल और गैस का अमाउंट रशियन करेंसी रूबल्स में पेमेंट करने का डिमांड करने लगा। लेकिन बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने रशिया की इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद रशिया ने सबसे पहले अपना ऑयल एंड गैस सप्लाई को पोलैंड और बुल्गारिया में पूरी तरह से बंद कर दिया और सारे यूरोपियन कंट्रीज़ को ये इशारा दिया कि अगर वो पेमेंट रूबल्स में नहीं करेंगे तो रशिया पूरा यूरोप में ऑयल एंड गैस सप्लाई को बंद करेगा। अब क्योंकि यूरोप रशिया के ऑयल एंड गैस सप्लाई पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड है और इस वक्त यूरोप के पास ऑयल एंड गैस शॉर्टेज का कोई इमीडिएट सॉल्यूशन भी नहीं है, इसलिए यूरोप ने रशिया के सिर्फ 90% ऑयल एंड गैस सप्लाई का इंपोर्ट बंद करवा दिया था, जिसके वजह से रशियन इकोनॉमी पे $1 बिलियन का लॉस हो चुका था। और इस तरह से यूरोप और रशिया के बीच इकोनॉमिक वार शुरू हो चुका था और यूरोप में ऑयल एंड गैस का शॉर्टेज हो रहा था। इधर यूक्रेन भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि यूक्रेन रशिया से लड़ने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज से और भी ज़्यादा वेपन्स का डिमांड कर रहा था। जिसके बाद अब अमेरिका ने M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम वेपन्स को यूक्रेन में डिलीवर करने का प्लानिंग कर रहा था, जिसे शॉर्ट में HIMARS भी कहा जाता है। HIMARS में इतना पावर है कि वो 80 किलोमीटर रेंज तक दुश्मन पे मिसाइल शूट कर सकता है। Forced entry expeditionary operations with high volume destructive, suppressive and counter battery fires. अब आया जून 2022। अब तक रूसो यूक्रेन वॉर को शुरू हुए 4 महीने हो चुके थे। रशिया डोनबास में लगातार अपना हमला यूक्रेन पे कर रहा था, जबकि यूक्रेन ने जेपोरेशियन और खेरसन फ्रंट में थोड़ा जीत हासिल किया था।
और इस तरह से सारे फ्रंट पे वार चल रहा था, जिसमें हर छोटे विलेज और सिटी बर्बाद हो रहे थे और सिविलियन मर रहे थे। अब जून के शुरुआत में अमेरिका ने यूक्रेन में HIMARS भेजने का फैसला कर लिया, जिसका डिमांड यूक्रेन काफ़ी पहले से कर रहा था। HIMARS को यूक्रेन में आने के बाद यूक्रेनियन फोर्सेस यूक्रेन में बैठे बैठे ही रशियन मिलिट्री बेसेस, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री सप्लाई और वेपन्स को फोड़ रहे थे। 5 जून 2022 को रशिया ने पहली बार यूक्रेन की राजधानी कीव शहर पे एक क्रूज मिसाइल फायर करता है, जो कि कीव के एक रेल कार रिपेयर प्लांट को हिट करता है। इसके बाद आता है 22 जून 2022। ये वो दिन था जब रशिया ने टर्की के साथ मिलकर यूक्रेन से इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई होने वाली ग्रेन को ब्लॉक करवा देता है। 26 जून 2022 को मीडिया की तरफ से ये रिपोर्ट आता है कि बेलारूस यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए रशिया को एम्यूनिशन सप्लाई कर रहा है। यहाँ तक कि बेलारूस ने यूक्रेन के नॉर्थ में अपने आर्मी को तैनात करके रखा है। 25 जून को रशिया यूक्रेन के 8 मेजर सिटीज़ पे 50 मिसाइल फायर करता है, लेकिन यूक्रेनियन एयर डिफेंस ने इनके ज़्यादातर मिसाइल को आसमान में ही उड़ा दिए। इसके बाद जून के आखिरी दिनों में यूक्रेनियन फोर्सेस ने जिम्नी आइलैंड पे इतना बमबारी किया कि रशियन फोर्सेस को वो आइलैंड छोड़कर भागना पड़ा। रशिया ने इस आइलैंड को वार के पहले दिन में ही कैप्चर किया था। इसके बाद यूक्रेन ने वेस्टर्न ब्लैक सी के गैस रिग्स पे भी बमबारी किया। ये वही रिग्स है जब 2014 में रशिया ने क्रीमिया पे कब्जा किया था, तब इस गैस रिग्स को भी यूक्रेन से छीन लिया था। इसी दौरान यूरोपियन यूनियन ने स्वीडन और फिनलैंड को नाटो ज्वाइन करने का इनविटेशन दिया, लेकिन पुतिन ने इन दोनों कंट्री को पहले ही ये थ्रेटिन दे दिया कि अगर तुम लोगों को नाटो ज्वाइन करना है तो कर लो, लेकिन नाटो ज्वाइन करने के बाद रशिया का वार झेलने के लिए तैयार रहना। पुतिन के इस वार्निंग का रिप्लाई देने के लिए नाटो कंट्री ने यूक्रेन को नेक्स्ट मिलिट्री एंड फाइनेंशियल सपोर्ट देने का अनाउंसमेंट करते हैं। इस वार को 4 महीने ख़त्म होने वाला है और रशिया यूक्रेन के लैंड फोर्सेस के बीच अब तक डोनबास फ्रंट, खेरसन फ्रंट, जेपोरिशियन फ्रंट और खरकीव ब्लास्ट फ्रंट में फाइट चल रहा है। और अब तक 4 महीने में रशिया ने यूक्रेन के सिर्फ 0.3% एरिया को ही कैप्चर कर पाया है। इस वार ऑफ एट्रिशन में दोनों तरफ का भारी नुकसान हो चुका था। जब से ये वॉर शुरू हुआ है तब से जून तक यूक्रेन के 10,000 सेना मारे जा चुके हैं, 30,000 घायल हुए हैं। दूसरे तरफ रशिया के 20,000 सेना मारे जा चुके हैं और 9,000 घायल हुए हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद अब भी ये लड़ाई जारी है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि एक चिंगारी से ज्वालामुखी का रूप लेते जा रहा है। अब जुलाई का शुरुआत होता है और अब यहाँ यूक्रेन अपना मेन फोकस रशियन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने में लगा देता है। और इस तरह से 3 जुलाई को यूक्रेन ने मेलिटोपोल शहर के एक रेलवे ट्रैक को उड़ा देता है, जहाँ एक रशियन ट्रेन जो कि मिलिट्री के लिए वेपन्स और एम्यूनिशन लेकर आ रहा था, वो रेलवे ट्रैक से डिरेल्ड हो जाता है। और फिर 4 जुलाई को यूक्रेन ने रशिया के 5 मिलिट्री अड्डे को उड़ा देता है। इसके बाद 5 जुलाई को टोपच प्लांट के एक मिलिट्री वेयरहाउस को उड़ाता है। और फिर 6 जुलाई को यूक्रेन खेरसन रेलवे स्टेशन के रशियन एम्यूनिशन डेपोट्स और ऑयल डेपोट्स को उड़ा देता है। इसके बाद 8 जुलाई को यूक्रेन सक्तार्स्क में मौजूद एम्यूनिशन डेपोट्स को उड़ाता है। 9 जुलाई को इर्मिनो के एम्यूनिशन डेपोट्स को उड़ाता है और फिर 10 जुलाई को खेरसन एयरफील्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस तरह से यूक्रेन रशिया के और भी बहुत सारे मिलिट्री अड्डे पे मिसाइल गिराता है। और ये सब मुमकिन हो सका HIMARS जैसे वेपन्स की वजह से, जो कि अमेरिका ने यूक्रेन को दिया है। 5 जुलाई 2022 को US की तरफ से ये रिपोर्ट आता है कि रशिया ईरान से ड्रोन खरीद रहा है, लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक ने इस बात को झूठ बता दिया। इसके बाद भी 11 जुलाई को व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र फिर से ये क्लेम करते हैं कि ईरान रशिया के लिए लगभग 100 ड्रोन बना रहा है।
और रशिया अपने आर्मी को उस ड्रोन को यूज करने की ट्रेनिंग दे रहा है। Late today, the White House now warning it believes Iran is now getting ready to help Russia. What Iran is expected to send to help the Russians fight the Ukrainian. इसके बाद 11 जुलाई को यूएस अमेरिकन गवर्नमेंट यूक्रेन को $170 करोड़ का सपोर्ट देने का अनाउंसमेंट करते हैं। जब से रूसो यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से 11 जुलाई 2022 तक अमेरिका ने अब तक $700 करोड़ का सपोर्ट यूक्रेन को दे चुका है। और इसी दौरान M270 MLRS वेपन यूक्रेन में पहुंचता है, जिसे ब्रिटेन ने भेजा था, जो कि हिमार्स की तरह ही दुश्मन को मारेगा। 22 जुलाई को अमेरिकन व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी ऑफिशियली ये अनाउंस करते हैं कि अब यूक्रेन को रशिया से लड़ने के लिए हम अपने एयरक्राफ्ट भी देंगे, जिसके बाद अमेरिका ने यूक्रेनियन पायलट को अमेरिकन फाइटर जेट को उड़ाने का ट्रेनिंग देना शुरू करता है। अब 21 जुलाई को ब्रिटेन के डिफेंस सेक्रेटरी बेन वेल्स यूक्रेन को 50,000 आर्टिलरी सेल्स, काउंटर बैटरी रडार सिस्टम और 100 ड्रोन्स देने का अनाउंसमेंट करते हैं। अब जुलाई ख़त्म होता है और अगस्त शुरू होता है। अब तक रूसो यूक्रेन वॉर को शुरू हुए 6 महीने हो चुके थे, जहां जुलाई के शुरुआत में रशिया ने लुहांस्क पे कैप्चर किया था और डोनबास फ्रंट में थोड़ा जीत हासिल किया था, जबकि यूक्रेन ने खेरसन फ्रंट में थोड़ा जीत हासिल किया था। वहीं जेपोरेशियन और खरकीव फ्रंट का सिचुएशन स्टेबल था, जहां रशिया यूक्रेन के आर्मी से लड़ने में लगा था और यूक्रेन लगातार ही मार्स को यूज़ करके रशिया के मिलिट्री बेस और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर रहा था। 29 अगस्त तक यूक्रेन ने खेरसन फ्रंट में सारे ब्रिजेस को उड़ा दिया था ताकि रशियन मिलिट्री के सप्लाई को बंद किया जा सके। अब यहाँ खेरसन फ्रंट में यूक्रेन जीत रहा था और रशिया बुरी तरह से पिट रहा था। 24 अगस्त को ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन यूक्रेन को 54 मिलियन पाउंड का मिलिट्री सपोर्ट देने का अनाउंसमेंट करते हैं और स्वीडन के डिफेंस मिनिस्टर डायरेक्ट यूक्रेन के लिए वेपन्स बनाने का अनाउंसमेंट करते हैं। अब 15 सितंबर 2022 तक सिर्फ 10 दिनों में यूक्रेन ने रशिया से अपना 6000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वापस ले लिया था, जिसे कैप्चर करने में रशिया को 4 महीने लगे थे। इस वार में रशियन डिफेंस को फेल होने का बहुत से कारण थे, जिसमें पहला था पुअर रशियन कमांड, दूसरा था लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इट्स फोर्सेस, तीसरा था लो मोरल, चौथा था मिलिट्री सप्लाई प्रॉब्लम, पांचवा था लैक ऑफ मैन पावर। और इस तरह से 2022 का सितंबर मंथ यूक्रेन के लिए सक्सेसफुल मंथ रहा। 16 सितंबर तक रशिया के 1128 टैंक्स, 2374 मिलिट्री व्हीकल्स, 142 कमांड पोस्ट, 18 हेवी मोटर्स, 351 आर्टिलरी, 109 रॉकेट लॉन्चर्स, 56 एयरक्राफ्ट, 48 हेलीकॉप्टर्स और 127 ड्रोन्स बर्बाद हो चुके थे। यूक्रेन की तरफ से 263 टैंक्स, 639 मिलिट्री व्हीकल्स, 7 कमांड पोस्ट, 117 आर्टिलरी पीसेस, 22 रॉकेट लॉन्चर्स, 46 एयरक्राफ्ट, 14 हेलीकॉप्टर्स और 34 ड्रोन बर्बाद हुए थे। अब तक रूसो यूक्रेन वॉर को शुरू हुए 6 महीने हो चुके थे, जहां रशिया 1.5 लाख सेना के साथ यूक्रेन पे 24 फरवरी 2022 को 4 मेन डायरेक्शन से हमला करता है। इस हमले के बारे में रशिया का कहना था कि ये यूक्रेन के खिलाफ एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, जिसे यूक्रेन को डीनाज़िफाई और डीमिलिटराइज करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। लेकिन रशिया का यूक्रेन पे फर्स्ट एयर अटैक कीव और खरकीव पे फेल हो जाता है। आखिर क्यों रशिया यूक्रेन को नहीं हरा पाता है? आखिर क्यों रशिया ने यूक्रेन के कैपिटल सिटी कीव को 3 से 4 दिन में कैप्चर नहीं कर पाया, जैसा कि यूएस गवर्नमेंट ने अंदाजा लगाया था? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, और वो है रशिया ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि यूक्रेन जैसा छोटा देश, दुनिया के सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री, रशिया के खिलाफ इतना गजब का पलटवार करेगा।
और जब यूक्रेन ने सरेंडर करने के बजाय रशिया को मारना शुरू किया तो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ का भी डर ख़त्म हो गया और वो यूक्रेन को ओपनली सपोर्ट करना शुरू किए। इस अटैक में रशियन आर्मी का पुअर कोऑर्डिनेशन, लो मोरल, इनएबिलिटी टू कंडक्ट एनी मेजर ऑफेंसिव, inability to supply of forces on front line and failure to establish air dominance, इन सब रीजन ने रशिया को यूक्रेन के साथ एक लॉन्ग ब्लडी वार में घुसेड़ दिया था। रशिया के पास टोटल 1511 एयरक्राफ्ट हैं और यूक्रेन के पास सिर्फ 98 एयरक्राफ्ट हैं। फिर भी आखिर क्यों रशिया ने आसमान में अपना ताकत नहीं बना पाया, जिसका जवाब है रशियन पायलट्स का पुअर ट्रेनिंग। रशिया अपने कोस्टली एयरक्राफ्ट को यूक्रेन के खिलाफ यूज़ करके बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता था। तीसरा कारण था लैक ऑफ प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन मिसाइल, और इन्हीं वजह से रशियन एयरक्राफ्ट को लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करना पड़ रहा था, जिसके वजह से वो यूक्रेनियन एयर डिफेंस के नज़र में आ जाते थे और यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम इनके एयरक्राफ्ट्स को ख़त्म कर देते थे। इसके अलावा रशिया के पास मिलिट्री मैन पावर का भी कमी हो जाता है। अब एक तरफ रशिया मिलिट्री वार में तो हार ही रहा था, दूसरे तरफ वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया के खिलाफ इकोनॉमिक वॉर भी शुरू कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सारे रशियन एसेट को फ्रीज किया, सारे रशियन बैंक्स को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से डिस्कनेक्ट किया, रशियन शिप और प्लेन्स को यूरोप में आने से बैन कर दिया, रशिया में एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट बैन कर दिया। इसके अलावा 1200 फॉरेन कंपनीज ने रशिया में अपने ऑपरेशन को सस्पेंड करके रशिया को छोड़ दिए, जिसमें एप्पल, गूगल, यूट्यूब, वीज़ा और मास्टर कार्ड भी शामिल है। और इन सब का रिजल्ट ये आया कि अब रशिया का जीडीपी 10% तक गिर चुका है। अब रशियन इकोनॉमी को हाई इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ रहा है। रशिया के बहुत सारे सेक्टर में प्रोडक्शन लेवल कम हो चुका है, यहाँ तक कि अब रशिया दूसरे कंट्रीज से इतना गुड्स भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है कि वो अपने इंडस्ट्री के ज़रूरतों को पूरा कर सके। रशिया का कार प्रोडक्शन 62% तक नीचे गिर गया है। लेकिन जैसे ही यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया के ऊपर ये सैंक्शन लगाए, वैसे ही रशिया ने इनको जवाब देने के लिए रशिया से यूरोप में जाने वाली ऑयल एंड गैस सप्लाई को बंद कर दिया और उसका प्राइस भी बढ़ा दिया। लेकिन यूरोप के बाद रशियन ऑयल एंड गैस का बड़ा मार्केट इंडिया और चाइना है, लेकिन इन दोनों कंट्रीज ने रशियन ऑयल एंड गैस को हाई प्राइस पे खरीदने से मना कर दिया, जिसका रिजल्ट ये आया कि रशिया का एनर्जी रेवेन्यू 11 बिलियन डॉलर तक नीचे गिर गया। इस इकोनॉमिक वॉर में सबसे ज़्यादा रशिया के ऑर्डिनरी लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, जिसके वजह से हजारों लोग रशिया को छोड़कर बाहर चले गए। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में लगभग 60,000 रशियन ने अपने देश को छोड़कर बाहर चले गए। ज़्यादातर रशियन जिनका काम ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ था, उनके पास देश छोड़ने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि रशिया में कोई भी बड़ा और फेमस इंसान पुतिन के डिसीजन के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उनका मिस्टीरियस मर्डर करवा दिया जाता है। जब पुतिन ने पहली बार यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने का अनाउंसमेंट किया था, तब हजारों रशियन रोड पे आकर पुतिन के इस डिसीजन का प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन प्रोटेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और नतीजा ये आया कि रशियन कोप्स ने प्रोटेस्टर को मारा, पीटा, उनको टॉर्चर किया, उन पे फाइन लगाया और उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, जिसमें रशियन इंटेलिजेंसिया, राइटर्स, जर्नलिस्ट, फिल्म डायरेक्टर्स और एक्टर्स भी शामिल हैं। लेकिन रशिया के 76% लोग इस वॉर के सपोर्ट में है। यूएन के रिपोर्ट के अनुसार जब से ये वॉर शुरू हुआ है, तब से 21 अगस्त 2022 तक यूक्रेन के सैकड़ों शहर और गांव उजड़ चुके हैं। 5,587 सिविलियन मारे जा चुके हैं, 7,890 सिविलियन घायल हुए हैं, 70 लाख लोग देश को छोड़कर भाग गए हैं और हजारों बच्चों को यूक्रेन से किडनैप करके रशिया में पालने के लिए ले जाया गया है। रशिया के इस मिलिट्री ऑपरेशन से मानव जाति का कितना नुकसान हो रहा है, इसका अंदाज़ा अभी नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन के लोग
अपने देश को बचाने में लगातार मरते जा रहे हैं और यूक्रेन का शहर, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी लगातार बर्बाद होते जा रहा है। लेकिन इस वॉर से सिर्फ यूक्रेन का ही नहीं बल्कि दुनिया के और भी कंट्रीज़ का नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इन्फ्लेशन। दुनिया भर में नेचुरल गैस का प्राइस बढ़कर $3000 पर क्यूबिक मीटर हो गया है। यूरोपियन कंट्रीज़ में ऑयल एंड गैस का सप्लाई बंद हो जाने के वजह से उन्हें इस बार का विंटर सीजन से ठंड का बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि यूरोप ने अपने पास 80% गैस स्टोर करके रखा है। इस वॉर के वजह से इंटरनेशनल मार्केट में ग्रेन के एक्सपोर्ट पे भी बड़ा डिसरप्शन हुआ है। यूक्रेन एक ऐसा कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रेन एक्सपोर्ट करता है, इसलिए यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। लेकिन ब्लैक सी पे रशिया ने अपना कंट्रोल हासिल करने के बाद यूक्रेन को इंटरनेशनल मार्केट में ग्रेन सप्लाई करने के लिए बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ रहा है। दूसरे तरफ रशिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट करता है, लेकिन जब से यूरोपियन कंट्रीज़ ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया है तब से रशिया ने भी अपना फर्टिलाइज़र वर्ल्ड में सप्लाई करना बंद कर दिया है। और इन सब का रिज़ल्ट ये आ रहा है कि अब इंटरनेशनल मार्केट में ग्रेन का शॉर्टेज हो रहा है और दुनिया के गरीब देशों में लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इन सब खतरे को देखते हुए रशिया ने यूक्रेन को अपना ग्रेन इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करने का परमिशन दे दिया है। लेकिन उसने ये धमकी भी दिया है कि वो जब चाहे तब यूक्रेन के ग्रेन एक्सपोर्ट को बंद कर सकता है। अब यूक्रेन रशिया के ऊपर काफ़ी भारी पड़ रहा है, लेकिन रशिया के पास आर्मी का इतना ज़्यादा कमी हो गया है कि वो अब अपने जेल से प्रिजनर्स को बाहर निकाल कर उसे आर्मी ज्वाइन करवा रहा है। लेकिन रशियन आर्मी का लो मोराल, पुअर मिलिट्री कमांड, सप्लाई प्रॉब्लम और अनक्लियर मिलिट्री स्ट्रेटजी के वजह से रशिया लगातार हारते जा रहा है। वहीं दूसरे तरफ जब ये वॉर शुरू हुआ था तब यूक्रेन का भी मिलिट्री सिचुएशन ठीक नहीं था। लेकिन जब वेस्टर्न कंट्रीज़ ने कंटिन्यूसली यूक्रेन को सपोर्ट करना शुरू किया और यूक्रेन को मॉडर्न एंड इफ़ेक्टिव वेपन्स देना शुरू किया, तब यूक्रेन ने इस वॉर में गेम चेंज कर दिया। और अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट, आर्मी और पब्लिक ने ये ठान लिया है कि जब तक वो रशिया के खिलाफ जीत हासिल नहीं कर लेंगे तब तक इस वार का अंत नहीं होने देंगे। अब ये वार एक डिसाइसिव स्टेज पे पहुंच चुका है। इस वॉर में आगे जाकर क्या होगा और कौन जीतेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अगले एपिसोड में।